नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है टारगेट प्रीलिम्स 2026 रिवीजन विद एमसीक्यू सीरीज में। आज हम पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे ताकि इस खंड से संबंधित आपका रिवीजन बहुत तेजी से हो सके, बहुत आसानी से हो सके। तो बिना किसी देरी के आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा या से कथन सही है या है। पहला कथन दिया गया है, यह संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में है। दूसरा कथन आपके सामने दिया गया है कि इसका उद्देश्य 5 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों जैसे बाघ, शेर और हिम तेंदुआ का संरक्षण करना है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा या से कथन सही है या है। आपके सामने ऑप्शंस है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। अगर आप इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत हाल ही में जनवरी 2025 में औपचारिक रूप से हुई है और इसमें भारत की प्रमुख भूमिका रही। ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर काम करता है। ये सभी बिल्ली प्रजाति अपने पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करती है, उसको बनाए रखने के अंतर्गत। इसलिए आप इनको कीस्टोन प्रजाति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कीस्टोन प्रजातियां वे होती हैं जो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करती हैं। तो यहां पर दूसरा कथन क्या है? पहला कथन तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा कथन कहता है कि 5 प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर यह काम करती है। ऐसा नहीं है, इसमें 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां शामिल हैं। बाघ, शेर और हिम तेंदुआ के अलावा जो 4 अन्य प्रजातियां हैं वो है तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। तो इस प्रकार से 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष प्रकार से जोर है और ये दूसरा कथन गलत हो जाता है, यानी ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अभी आपको बताया गया है वही ये यहाँ पर सारी चीजें लिखी गई हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं सामान्य रूप से। ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस न केवल देशों को एक साथ लाने का काम करता है बल्कि अलग अलग उद्योगों को भी साथ लाने की कोशिश करता है। देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है, वित्तीय सहायता भी प्रदान करने की कोशिश करता है ताकि इन 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर भी दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, यह संस्थागत रूप से विश्व व्यापार संगठन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन दोनों से स्वतंत्र है। दूसरा कथन आपके सामने दिया गया है कि IFCCT को जलवायु संबंधी व्यापार उपायों से संबंधित बाध्यकारी समझौतों को लागू करने का अधिकार प्राप्त है। यहां पर भी आपको यह बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। ऑप्शन आपके सामने वही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। अगर आप इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत, इसको लॉन्च कब किया गया है? COP30, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30, जो कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तत्वाधान में होती है। इसका COP30 कहां पर हुई थी? ब्राजील के बेलम में हुई थी वर्ष 2025 में। ठीक है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। और ये मुख्य रूप से क्या काम करता है? ये मुख्य रूप से व्यापार के बीच और क्लाइमेट चेंज गतिविधियों के बीच एक संतुलन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। इस संतुलन को आप ठीक प्रकार से समझिए। जैसे सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अलग अलग देशों ने अपने यहाँ कार्बन टैक्स लगाने शुरू कर दिए हैं। कार्बन टैक्स, जैसे ये कार्बन टैक्स विशेष रूप से EU के संदर्भ में लगातार चर्चा में रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग देशों ने अपने यहाँ ग्रीन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भी अलग अलग प्रकार की व्यापारिक नीतियां तय करना प्रारंभ कर दिया है या इस प्रकार की नीतियां बना रहे हैं। इससे क्या है? इससे जो मुक्त व्यापार की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। तो व्यापार और क्लाइमेट चेंज के प्रति, उसको कम करने के प्रति जो हम कदम उठा रहे हैं उसमें एक इस प्रकार से संतुलन बनाना है कि व्यापार भी प्रभावित ना हो और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है उस पर भी नकारात्मक असर न पड़े। इसलिए एक संवाद मंच के रूप में, एक परामर्श मंच के रूप में COP30 की बैठक के दौरान इसको लॉन्च किया गया, इंटीग्रेटेड फोरम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ट्रेड, ताकि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आने वाले जितने भी देश हैं वो इसमें परामर्श समूह में भाग ले सकते हैं, परामर्श मंच में भाग ले सकते हैं और
अलग अलग नीतियों पर चर्चा कर सकते हैं। तो ये एक संवाद मंच है, किसी प्रकार की बाध्यकारी नीति घोषित करने का इसको अधिकार प्राप्त नहीं है, न ही एक समझौतों की व्याख्या कर सकता है और न ही किसी तरह के बाध्यकारी लक्ष्य तय कर सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन जो दूसरा कथन है ये गलत हो जाता है, और जो पहला कथन है कि ये संस्थागत रूप से विश्व व्यापार संगठन और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन दोनों से स्वतंत्र है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो यहां पर भी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। और अगर आप इसकी एक व्याख्यात्मक स्थिति को देखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो बताया गया है वो बेसिक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। वही जो चीजें आपको समझाई गई हैं वही यहाँ पर विस्तार से थोड़ा लिखी गई है। अगला आपका प्रश्न है, ग्लोबल मिथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पहला कथन आपके सामने दिया गया है कि यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन यानी जलवायु क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिजन द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। दूसरा आपके सामने कथन है कि भारत विश्व में मीथेन का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। और तीसरा कथन आपके सामने है, वैश्विक मीथेन उत्सर्जन को कम करने की लगभग 70% क्षमता G20 प्लस देशों में निहित है, जो कुल मीथेन उत्सर्जन के लगभग 2/3 के लिए उत्तरदायी है। आपको यह बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है। आपके सामने ऑप्शंस क्या है, केवल एक और तीन, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप इसका उत्तर बता सकते हैं। जब हम ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 की बात करते हैं तो इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम और जो आपका क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कॉलिजन है उसके द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। पहले कथन को एक इंफॉर्मेशन के तौर पर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल कथन सही दिया गया है। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 में विश्व में जो 2 सबसे बड़े मीथेन के उत्सर्जक हैं वो कौन से हैं, चीन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और भारत कौन से नंबर पर है, भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो ये कथन गलत हो जाता है, यहां पर भारत को दूसरे नंबर पर लिखा गया है, तो दूसरा कथन गलत है। अगर आप G20 प्लस देशों को देखेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले यह भी पता होना चाहिए कि वस्तुतः G20 प्लस देशों में कौन से शामिल है। G20 देशों में तो आपको जानते हैं G20 देशों में कौन से देश शामिल है, दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और 2 समूह इसके अंतर्गत शामिल है, एक EU शामिल है और एक अफ्रीकन यूनियन शामिल है और 19 देश शामिल है। तो यहां G20 के 19 देश G20 प्लस में शामिल हैं, 19 देश इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इन 19 देशों में यूरोपियन यूनियन के 3 देश शामिल हो जाते हैं। जैसे कौन से देश शामिल हो जाते हैं, ब्रिटेन, माफ कीजिएगा ब्रिटेन नहीं, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो 19 देशों में EU के 3 देश तो यहां हो गए और EU में 27 देश हैं, तो 3 देश अगर यहां पर आ गए तो EU के जो अतिरिक्त बचे जो शेष 24 देश हैं वो भी G20 प्लस के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इसमें स्विट्जरलैंड शामिल है, स्विट्जरलैंड के अलावा इसमें नॉर्वे शामिल है और नॉर्वे के अलावा आइसलैंड भी इसमें शामिल है और आइसलैंड के अलावा न्यूजीलैंड, और इसी से निर्मित होता है G20 प्लस। ये जो G20 प्लस है, अगर हम इसके मिथेन उत्पादन को देखें तो ये मिथेन उत्पादन लगभग 72% का बैठता है और इसके द्वारा उत्सर्जन को कम करने की जो ताकत है, उत्सर्जन को कम करने की जो ताकत है, माफ कीजिएगा ये थोड़ा सा, अगर हम इसके उत्सर्जन को देखें तो ये उत्सर्जन लगभग 2/3 का बैठता है, यानी 65% के आसपास बैठता है। और अगर उत्सर्जन को कम करने की G20 प्लस की ताकत को देखें तो ये ताकत बैठती है लगभग 72%। तो यहां पर यही लिखा गया है कि लगभग 70% मीथेन उत्सर्जन को कम करने की इसकी क्षमता है और मीथेन उत्सर्जन के लगभग 2/3 के लिए उत्तरदायी है। तो ये कथन सही हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लगभग 70% लिखा हुआ है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यह सही है, आपका कथन 2 गलत हो जाता है, तो केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। और यही चीजें यहाँ पर आपके सामने लिख दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन यहाँ पर लिखा गया है कि जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग का आशय जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है।
दूसरा कथन आपके सामने लिखा गया है कि रासायनिक ऑक्सीजन मांग के तहत जल में उपस्थित केवल जैव अपघटक कार्बनिक पदार्थ को मापा जाता है, इसलिए यह प्रदूषण सांद्रता का आकलन करने में बीओडी की तुलना में कम विश्वसनीय सूचक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? आपके सामने ये ऑप्शंस हैं, कौन सा है, कौन से सही है या है। आपके सामने ऑप्शंस केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। एक होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का मतलब क्या है? आप ये जानते हैं कि जल में उपस्थित बहुत से जो जलीय जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जो जलीय पौधे हैं, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्म जीव भी करते हैं, और जल में जो ऑक्सीजन की घुलित मात्रा है उसी का प्रयोग करके ये वस्तुतः जल में अपनी उपस्थिति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। तो जल में डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन। अब बायोलॉजिकल, जब हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है? आप ये भी जानते हैं कि जल में बहुत बड़े स्तर पर आप कार्बनिक पदार्थ अपशिष्टों के रूप में देख सकते हैं, प्रदूषण के रूप में देख सकते हैं। तो बहुत से ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जैव अपघटनीय होते हैं, यानी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब इन जैव रूप से अपघटित हो सकते हैं, जैविक रूप से ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं पानी में, जो कि पानी को प्रदूषित करते हैं। अब सूक्ष्म जीव जो है, ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है पानी में, इसको हटाने के लिए, इसको विघटित करने के लिए, बायोडिग्रेड, इसको जैव अपघटित, जैविक रूप से अपघटित करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता इनको होती है, उसको हम कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है। साथ ही आप ये भी जानते हैं कि जब हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत न केवल जैव अपघटनीय यानी बायोडिग्रेडेबल, बल्कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ भी शामिल हो जाते हैं, और इनको रासायनिक रूप से ऑक्सीडाइज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी के नाम से जानते हैं। तो जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये वस्तुतः व्यापक विश्लेषण को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहां बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कार्बनिक पदार्थ हैं उन दोनों को शामिल किया जाता है, जबकि बायोडिग्रेडेबल जो ऑक्सीजन डिमांड है उसमें हम केवल जैव अपघटित कार्बनिक पदार्थों को ही शामिल करते हैं। उनको अपघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों को जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो सीओडी एक व्यापक आकलन है, यानी ये ज्यादा विश्वसनीय सूचक के रूप में है, और इसमें केवल जैव अपघटक कार्बनिक पदार्थों को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि जो जैव अपघटन यानी गैर जैव अपघटक कार्बनिक पदार्थों को भी शामिल किया जाता है। तो दूसरा कथन सही गलत हो जाएगा और पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है कि इसका आशय जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, तो ये कथन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा, केवल कथन एक सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो अभी आपको बताया गया है वो यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला आपके सामने दिया है बायो वेंटिंग, दूसरा दिया है बायो स्पार्जिंग, तीसरा दिया है बायो ऑगमेंटेशन और चौथा दिया है बायो पाइल्स। उपर्युक्त तकनीकों में से कितनी इन सीटू बायो रेमेडिएशन के अंतर्गत शामिल है? तो आपके सामने ऑप्शंस क्या है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चार। यहां पर सबसे पहले आपको दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो बायो रेमेडिएशन का मतलब क्या होता है और इन सीटू का क्या मतलब होता है। बायो रेमेडिएशन का क्या मतलब होता है? आप ये जानते हैं कि मिट्टी में भी बहुत से प्रदूषक होते हैं, पानी में बहुत से प्रदूषक होते हैं। जब आप इन प्रदूषकों को हटाते हैं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, माइक्रोब्स के माध्यम से, और सूक्ष्म जीवों में कौन से जीव हो सकते हैं? जैसे बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे फंगी भी हो सकते हैं। इनके माध्यम से जब आप मिट्टी के प्रदूषण को हटाते हैं या पानी के प्रदूषण को हटाते हैं तो उसको हम कहते हैं बायो रेमेडिएशन। अगर आप मिट्टी और पानी का प्रदूषण वहीं हटाते हैं जहां पर वो प्रदूषित है, मान लीजिए जिस स्थान पर मिट्टी प्रदूषित है वहीं पर जाकर के आप इसके प्रदूषण को हटाते हैं, अगर जिस स्थान पर पानी प्रदूषित है वहीं जाकर के आप इसके प्रदूषण को हटाते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया को हम कहते हैं इन सीटू, यानी वहीं पर जाकर के उसका इलाज करना। अगर आप मिट्टी के किसी ढेर को उठा करके जो प्रदूषित है उसको लैब में ले जाकर के उसके प्रदूषण को हटाते हैं, उसको प्रदूषण मुक्त करते हैं, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्स सीटू,
यानी उसके मूल स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाकर के आप उसके प्रदूषण को कम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपने समझ ली। अब जैसे बायो वेंटिंग क्या होता है, बायो वेंटिंग के माध्यम से आप एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं, कूप का इस्तेमाल करते हैं, और जो भूजल है वहां पर आप वायु का प्रवाह करवाते हैं, पोषक तत्वों का प्रवाह करवाते हैं। जब वायु और पोषक तत्वों का वहां पर प्रवाह करवाएंगे तो बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, और वो पानी में घुलित जो प्रदूषण है, जो कार्बनिक पदार्थ है, उनको अपघटित करना शुरू कर देते हैं, यानी पानी की सफाई करना शुरू कर देते हैं। तो ये सफाई इन सिटू ही है, यानी इन सिटू रेमिडिएशन है, बायोवेंटिंग उसके अंतर्गत आता है। जब आप बायो स्पार्जिंग की बात करते हैं तो जो भूजल स्तर के नीचे आप वायु का प्रवाह करवाते हैं, और जब वायु का प्रवाह करेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाएगी, और ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो उस समय भी जो आपके माइक्रोब्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और पानी को क्या करेंगे, प्रदूषण मुक्त करने का काम करेंगे बायो स्पार्जिंग के माध्यम से। बायो ऑगमेंटेशन में आप क्या करते हैं कि जो माइक्रोब्स हैं उनको बाहर से लाते हैं, और जो प्रदूषित मिट्टी है या प्रदूषण जल है वहां पर इन माइक्रोब्स को आप छोड़ते हैं, और इसके माध्यम से आप उस पानी को या मिट्टी को प्रदूषण मुक्त करने का काम करते हैं। तो ये भी एक इन सिटू बायो रेमिडिएशन है। जब हम बायोपाइल्स की बात करते हैं तो जो प्रदूषित मिट्टी होती है, प्रदूषित पानी होता है, जैसे मान लिया प्रदूषित मिट्टी है, मिट्टी के संदर्भ में इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसको उठाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, मिट्टी को वहां से हटाते हैं और उसका एक ढेर बनाते हैं, इसलिए पाइल्स शब्द आया है, यानी पाइल मतलब ढेर। तो उसका एक ढेर बनाते हैं और फिर उसमें हवा का प्रवाह करवा करके माइक्रोब्स को सक्रिय करके उसका रेमेडिएशन करते हैं, यानी उसको प्रदूषण मुक्त काम करने की कोशिश करते हैं। यानी ये किस प्रकार की प्रक्रिया, ये एक एक्स सिटू प्रक्रिया है। आप मिट्टी को एक खास स्थान से उठा करके उसको दूसरे स्थान पर खोद रहे हैं आप मिट्टी, ठीक है। तो ये एक्स सिटू प्रक्रिया है बायोपाइल्स। इस प्रकार से पहला, दूसरा और तीसरा यानी बायोवेंटिंग, बायोस्पार्जिंग और बायो ऑगमेंटेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, इन सिटू बायो रेमेडिएशन है, यानी केवल 3 इसमें कथन सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका भी आप एक चित्र ले सकते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना भी हो तो एक विस्तार से यहाँ चीजें लिखी गई है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर यानी सपाजुस एपेला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। यह दक्षिण अमेरिका का स्थानिक है और अमेजन नदी बेसिन में व्यापक रूप से मिलता है। दूसरा कथन आपके सामने दिया गया है, यह अपने प्राकृतिक अधिवास में मुख्यतः वृक्षवासी और दिनचर प्रजाति है। और तीसरा यहाँ पर लिखा गया है, यह पूर्णतः शाकाहारी प्राइमेट है जो केवल फलों एवं बीजों पर निर्भर रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, और 1, 2 और 3। तो ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर के संबंध में अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका का स्थानिक है। जब हम स्थानिक की बात करते हैं तो स्थानिक का मतलब है कि ये केवल वहीं पर मूल रूप से पाया जाता है। अन्य स्थानों पर अगर आप इसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसको ले जाया गया है, वहां का ये मूल नहीं है, मूल रूप से वहां नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रजाति को हम स्थानिक कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का स्थानिक है और अमेजन नदी बेसिन में ही ये व्यापक रूप से पाया जाता है। कैपुचिन बंदर, ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर या सपाजुस एपेला। दूसरा कथन है, यह प्राकृतिक अधिवास में मुख्यतः वृक्षवासी और दिनचर प्रजाति। बिल्कुल सही है, ये वृक्षवासी है और दिनचर प्रजाति है, ठीक। तीसरा कथन यहां पर दिया गया है, यह पूर्णतः शाकाहारी प्राइमेट है। वस्तुतः यह न केवल फलों और बीजों को खाता है बल्कि कीटों और इसके अलावा जो छिपकली है और क्रस्टेशियंस है उनका भी एक प्रकार आहार के रूप में इस्तेमाल करता है, इसलिए सर्वाहारी प्रजाति के अंतर्गत आएगा। ये शाकाहारी प्राइमेट नहीं है, केवल फलों और बीजों को ही नहीं खाता बल्कि क्रस्टेशियंस को और इसके अलावा जो छिपकली है, कीट है, उनको भी ये खाता है। इस प्रकार से कथन 3 इसमें गलत हो जाएगा और 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए इसमें सही होगा। और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके स्क्रीनशॉट में तो जो आपको बताया गया है वो ही यहाँ पर लिखा गया है, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, फैक्ट बेस्ड है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल भारत में मिलने वाला एक बड़ा स्थलीय पक्षी है जिसे थार मरुस्थल की एक प्रमुख प्रजाति माना जाता है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है, लेसर फ्लोरिकन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, मैक्विन बस्टर्ड।
तो लगातार आप जानते हैं कि ये चर्चा में रहने वाला एक टॉपिक है और इसका सही उत्तर क्या होगा? थार मरुस्थल की एक प्रमुख प्रजाति है और भारत में, केवल भारत में मिलने वाला एक बड़ा स्थलीय पक्षी है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की यहाँ पर बात हो रही है। जब हम बस्टर्ड प्रजाति की बात करते हैं पक्षी की, तो भारत में 4 प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। इसके अलावा 3 अन्य प्रजाति मैक्विन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन और लेसर फ्लोरिकन है। जब हम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करते हैं तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के सामने कई तरह के खतरे विद्यमान हैं। ये मुख्य रूप से घास स्थलों में पाए जाने वाली प्रजाति है और जो थार मरुस्थल है वहां पर जो घास स्थल हुआ करते थे वहां पर ये पाई जाती थी। लेकिन इसके सामने खतरा क्या है? एक तो अवसंरचना विकास, सड़कों के निर्माण के कारण इसको एक बहुत बड़ा खतरा है, इसके आवास खतरे में पड़ गए हैं। साथ ही जो बिजली लाइनें बिछाई गई हैं, इसका जो फ्रंट विजन होता है वो कमजोर होता है, इसलिए ये बिजली लाइन, जो ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जाती हैं, वो इसको, उसके लिए जो तार बिछाए गए हैं, इसको ठीक से, फ्रंट विजन कमजोर होने के कारण इसे ठीक से दिखाई नहीं देता है, इसलिए इलेक्ट्रोक्यूशन की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और साथ ही इसके अंडों का भी शिकार किया जाता है। इसके कारण इसकी जो संख्या है भारत में वो बेहद सीमित हो गई है और इसकी संख्या को बढ़ाने के लगातार प्रयास चल रहे हैं। मुख्यतः भारत में कहां कहां पाया जाता है? जैसे राजस्थान में तो ये मुख्य रूप से सबसे ज्यादा पाया जाता है और राजस्थान का राज्य पक्षी भी है, याद रखिएगा, राजस्थान का राज्य पक्षी भी है और राजस्थान में इसको किस नाम से जाना जाता है? गोडावन के नाम से, इसको गोडावण या गोडावन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी आप इसकी उपस्थिति देख सकते हैं। तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में बात हुई। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1 मीटर के बराबर होती है, वजन इसका लगभग 15 से 18 किलोग्राम के बराबर होता है और IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की भी अनुसूची 1 में रख करके इसको उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की गई है ताकि इसका संरक्षण किया जा सके और यही सब बातें आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर भी जो लिखा गया है इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ओजोन छिद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, इसका आशय समताप मंडल की ओजोन परत का मौसमी आधार पर विरल होना है, जिसे प्राय दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में देखा जाता है। और दूसरा कथन है, इसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन वाले मानव जनित उत्सर्जन से है, जिससे ओजोन अणुओं का क्षय होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और नहीं दो। ओजोन का जो क्षरण है, मुख्य रूप से ओजोन कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल कौन सा लेयर है पृथ्वी की? जैसे पृथ्वी का वायुमंडल अधिकांश से किससे बनता है? क्षोभ मंडल से। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है आप देख सकते हैं 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर के बीच होती है। इसके ऊपर कौन सी लेयर होती है? समताप मंडल की होती है, समताप मंडल। और समताप मंडल की जो लेयर है वो कितने किलोमीटर? 10-15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर के बीच होती है और इसके ऊपर फिर मध्य मंडल, मेसोस्फीयर आ जाता है। अब ये जो मध्य मंडल है, ये जो समताप मंडल है, इसी में ओजोन लेयर होती है। जो मौसमी गतिविधियां इसमें बिल्कुल नहीं होती हैं। मौसमी गतिविधियां कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में मौसमी गतिविधियां नहीं होती हैं, तूफान नहीं आता है, उसके कारण इसको हवाई जहाज चालन के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है इस एरिया को और समताप मंडल को। ओजोन लेयर इसमें उपस्थित होती है, ओजोन मुख्यतः होती है इसमें। और ओजोन का मुख्य काम क्या होता है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनको ये रोकने का काम करती है। और जब ये उनको रोकने का काम करती है तो संताप मंडल वो क्षेत्र है, जैसे क्षोभ मंडल में जब आप पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो तापमान में कमी आती जाएगी, ठंड होती जाएगी। लेकिन समताप मंडल में ऐसा नहीं है। समताप मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो गर्मी होती चली जाएगी, वो इसी अल्ट्रावायलेट किरणों के सोखने की वजह से है। अब जो ध्रुवीय क्षेत्र है, विशेष रूप से जो अंटार्कटिका है, वैसे ओजोन क्षरण पूरी दुनिया में है, लेकिन सबसे ज्यादा ओजोन होल की अवस्थिति कहां पर देखी गई है? समताप मंडल में देखी गई है। क्यों देखी गई है? क्योंकि, माफ कीजिएगा, समताप मंडल में देखी गई है। कहां पर देखी गई है? अंटार्कटिका में देखी गई है, दक्षिणी ध्रुव पर देखी गई है। तो वो दक्षिणी ध्रुव पर क्यों देखी गई है? ओजोन क्षरण के सबसे महत्वपूर्ण कारणों में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन करना, जो आपके रेफ्रिजरेटर से वगैरह से निकलती है। ठीक है।
और ओजोन क्षरण सबसे ज्यादा दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका पर क्यों देखा जाता है? क्योंकि सर्दियों में तापमान समताप मंडल का भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समताप मंडल का भी, और वहां पर आप देखेंगे कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि तापमान -78 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। और ये जो क्लाउड्स हैं, इन क्लाउड्स पर ये जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन का जो क्लोरीन कंपाउंड है, ये यहां पर एक प्रकार से जमा हो जाता है। साथ ही आपने एक घटना सुनी होगी पोलर वोर्टेक्स की। पोलर वोर्टेक्स की घटना क्या है कि सर्दियों में एक प्रकार से हवा घूमती है, ठंडी हवा, यहां जो अंटार्कटिका का क्षेत्र है, और ये जो ठंडी हवा है ये बाहर से गर्म हवाओं को भी अंदर नहीं आने देती है। इस प्रकार का से इसका चक्र बन जाता है। अचानक जब वसंत का मौसम आता है तो सूर्य की रोशनी इस क्षेत्र में प्राप्त होती है, और सूर्य की रोशनी जब प्राप्त होती है तो जो पोलर जो आपके स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, इनके ऊपर जो जमा क्लोरीन कंपाउंड्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और इससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो ओजोन को तोड़ते हैं। किस प्रकार से तोड़ते हैं? जैसे इस प्रकार से तोड़ते हैं, क्लोरीन एटम है प्लस ओजोन 3 है, तो इससे बनता है ClO प्लस O2, तो ये ओजोन टूट जाती है और इसी से बनता होल। एक क्लोरीन एटम हजारों ओजोन अणुओं को तोड़ने की क्षमता रखता है। तो ये घटना इसलिए सबसे ज्यादा आपको दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका पर देखने को मिलती है। तो यहाँ जो दोनों कथन दिए गए हैं, मौसमी आधार पर विरल होना है, मौसमी आधार पर विशेष रूप से विरल होता है, क्योंकि वसंत के मौसम में यानी आप कह सकते हैं सितंबर और अक्टूबर में ये घटना विशेष रूप से आपको दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन वाले मानव जनित उत्सर्जन से है, क्योंकि आप रेफ्रिजरेटर जैसी चीजें जो इस्तेमाल करते हैं उससे इसका उत्सर्जन होता है, जिससे ओजोन अणुओं का क्षय होता है। तो यहाँ दोनों कथन सही दिए गए हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं जो आपको समझाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीसॉक्सिंग डीसॉक्सिंग और डीनॉक्सिंग प्रणालियां किस संदर्भ में समाचारों में रही है? अगर आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे तो आप इसको बता सकते हैं। उद्योगों के तरल अपशिष्टों के निर्वहन को नियंत्रित करना, बड़े औद्योगिक स्रोतों से होने वाले गैसीय उत्सर्जनों को नियंत्रित करना, अंतिम निपटान से पूर्व नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण करना, या डीजल इंजनों की दहन क्षमता में सुधार करना। आप इसको देखिए, डीसॉक्सिंग में SOX यानी सल्फर ऑक्साइड्स लिखा है, और यहां पर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, और डी का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं इनको हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी ये वो प्रणालियां हैं, वो मेथड्स हैं जिसके माध्यम से आप सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर के जो ऑक्साइड्स हैं, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, उनके उत्सर्जन को कम करने की कोशिश करते हैं। और इनका उत्सर्जन कहां पर होता है? आप जानते हैं बहुत सी रिफाइनरियां हैं, बिजली संयंत्र हैं, वहां पर इनका उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है, और वहीं पर ये प्रणालियां इस्तेमाल की जाती है ताकि जो बड़े औद्योगिक स्रोतों से होने वाला गैसीय उत्सर्जन है, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है, बिजली संयंत्रों से होने वाला, तेल रिफाइनरियों से होने वाला, तेल रिफाइनरी जो है उनसे होने वाला सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का उत्सर्जन है, उसको नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए हमने दो मेथड विकसित किए हैं, डीसॉक्सिंग और डीनॉक्सिंग। ठीक है, और ये यहाँ पर लिखा गया है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कोरल से संबंधित है, यानी प्रवाल से संबंधित है। क्या प्रश्न है? प्रवाल यानी कोरल और प्रवाल विरंजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सॉफ्ट कोरल प्रवाल भित्तियों के मुख्य घटक होते हैं, क्योंकि इनसे चूना पत्थर ढांचे उत्पन्न होते हैं जो पॉलिप्स की मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं। और दूसरा कथन है, तापमान या प्रकाश में परिवर्तन से उत्पन्न तनाव के कारण प्रवाल से जुंजेथली के अलग हो जाने से प्रवाल विरंजन होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक और न ही दो। जब हम प्रवाल की बात करते हैं, कोरल की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कोरल क्या होते हैं? समुद्र में पाए जाने वाले छोटे छोटे जीव होते हैं। ये छोटे छोटे जीवों को आप क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे जीवों को आप पॉलिप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिप्स। इनको पॉलिप्स कहा जाता है। ये पॉलिप्स या जो कोरल है, ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के। एक तो हार्ड कोरल होता है और एक सॉफ्ट कोरल होता है। हार्ड कोरल से ही कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो चूना पत्थर है, CaCO3 है,
एक प्रकार से वो बाहर निकलता है और एक बड़ी भित्तिनुमा संरचना इसके माध्यम से कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है। जो सॉफ्ट कोरल है उससे इस तरह की भित्तिनुमा संरचना निर्मित नहीं होती है। यानी यहां सॉफ्ट कोरल नहीं बल्कि हार्ड कोरल से ही आप प्रवाल भित्ति निर्मित होती है। तो यहां पर सॉफ्ट कोरल का नाम लिखा गया है कि सॉफ्ट कोरल प्रवाल भित्तियों के मुख्य घटक होते हैं। ये मुख्य घटक होता है हार्ड कोरल, ठीक है, क्योंकि हार्ड कोरल से ही चूना पत्थर ढांचे उत्पन्न होते हैं जो पॉलिप्स की मृत्यु के बाद भी बने रहते हैं। तो इस प्रकार से कथन गलत हो जाता है। तापमान या प्रकाश में परिवर्तन से उत्पन्न तनाव के कारण प्रवाल से जुंजे थली के अलग हो जाने से प्रवाल विरंजन होता है। प्रवाल विरंजन क्या होता है? जैसे प्रवाल बहुत बड़ी संख्या में समुद्र तल पर एक कॉलोनी के रूप में रहते हैं। बहुत बड़ी संख्या में जब ये एक साथ रहते हैं समुद्र तट पर तो उसको कॉलोनी कहते हैं, प्रवाल कॉलोनी के नाम से संबोधित करते हैं। मान लिया तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है, इनका विशेष महत्व क्या है? ये बहुत सी जो प्रजातियां हैं, मछली प्रजातियां हैं, उनको आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही लहरें जब चलती हैं और वो तटीय क्षेत्रों की तरफ आती हैं तो उनकी प्रगति को, उनकी ऊर्जा को ये सीमित करते हैं और तटीय कटाव को भी रोकने का काम करते हैं। तो इनकी क्षमता होती है कि समुद्र की लहरों का उस 97% तक ऊर्जा को ये अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार से तटीय कटाव को कम करके तटीय क्षेत्रों का भी संरक्षण करने का काम कोरल करता है। अब जो कोरल होता है उसमें अधिकांश कोरल में क्या होता है? एक शैवाल होता है। शैवाल को हम क्या कहते हैं? जुंजे थली। इस शैवाल का काम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के माध्यम से ये भोजन प्रदान करते हैं। न केवल भोजन प्रदान करते हैं बल्कि ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं और कोरल को रंग भी प्रदान करते हैं। अब मान लिया तापमान बढ़ने की वजह से जब कोरल स्ट्रेस में आते हैं तो ये जो जुंजे थली है, जो शैवाल है, ये इससे अलग हो जाता है, जो इसको रंग प्रदान करते हैं और कोरल किस तरह का नजर आता है? सफेद। अगर ये घटना लंबे समय तक बनी रहती है तो लंबे समय तक बने रहने के कारण कोरल समाप्त भी हो सकता है। इसी घटना को हम कोरल विरंजन या प्रवाल विरंजन के नाम से जानते हैं। तो ये दूसरा कथन बिल्कुल सही दिया गया है, यानी केवल 2 यहां सही होगा और यही यहां पर चीजें लिखी गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा और अभ्यास प्रश्न है, सांभर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, मध्य एशियाई फ्लाईवे के तहत अपने वार्षिक प्रवासन के दौरान फ्लेमिंगो सांभर झील पहुंचते हैं। दूसरा कथन है, यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्देशीय झील है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सही है या है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 और न ही 2। तो ये हमारा पूरा प्रोग्राम था। आपका रिवीजन बेहतर तरीके से हम उम्मीद करते हैं हुआ होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।